कैसे बच्चों? तो हमने पिछली क्लास में ये बात किया था कि थिल्स थ्योरम किस तरीके से आपके लिए यूज़फुल है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है। आज बच्चों हम बात करेंगे कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम की। तो थिल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या करता है, इसके बारे में जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी था कि थिल्स थ्योरम। तो देखो, जो बच्चे नए हैं वो ये बात सुन लो, मेरी पिछली वीडियो देख लेना, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बच्चों, थिल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर ट्रायंगल के तीनों साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बाकी के दो साइड को 2 इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है। अब कन्वर्स ये कहता है कि अगर कोई लाइन जो कि बाकी के दो साइडों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है या किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स को 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो वो थर्ड साइड की क्या होगा, पैरेलल होगा। यही हो गया कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम। तो तुम समझ पाए अंदर क्या है। थिल्स थ्योरम जहाँ ये कहता था बच्चों कि अगर थिल्स थ्योरम क्या कहता था हमें कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें अगर हम किसी भी साइड के पैरेलल एक साइड ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो वो ये जो बच गया, जो ये दो साइड, इनको 2 इक्वल रेशियोज में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब इसका कन्वर्स का मतलब ये हुआ बच्चों, बहुत बच्चे ये समझ नहीं पाते कन्वर्स क्या है, कि एक लाइन है। अब ये नहीं कह रहा कि ये पैरेलल है, अब आपसे कह रहा है कि ये जो एक लाइन हमने ड्रॉ की, ये इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में, नॉट इक्वल बट रेशियोज इक्वल होंगे। इस साइड को जिस पार्ट में बांटती है और इस साइड को, इन दोनों का जो रेशियो है आपस में बराबर है। यानी कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की वो ट्रायंगल के इन दोनों साइड को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि अगर ये लाइन अगर इन दोनों को इक्वल रेशियोज में बांटती है तो ये थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। क्योंकि अभी हमने देखा था थिल्स थ्योरम में कि जो अगर पैरेलल होती है साइड्स किसी एक साइड के, वो बाकी के दो साइड को इक्वल रेशियो में बांटती है। तो कन्वर्स में अगर कोई साइड दो साइड को इक्वल रेशियो में बांटती हो तो वो तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। यही बात हमें कन्वर्स में प्रूव करना है। तो कन्वर्स को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक फिगर ड्रॉ करना है और हमने फिगर मान लिया है ए डी, हमने एक ट्रायंगल ए बी सी ले लिया है जिसमें हमने एक डी लाइन ड्रॉ किया है, जो कि हम मान लेते हैं कि अगर संभव है तो डी को हम मान लेते हैं कि वो बी सी के पैरेलल नहीं है। तो हम मान लेंगे कि ए ट्रायंगल ए बी सी, अ लाइन एल, देखिए ये लाइन का नाम एल है, इंटरसेक्ट ए बी एट डी। तो ए बी को कहाँ कट करता है बाबू, डी पे ये लाइन, और ए सी को कहाँ कट करता है, ई पे। इंटरसेक्ट ए सी ए बी एट डी एंड ए सी एट ई सच डैट, और किस तरीके से, तो ये इंटरसेक्ट करता है तो ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी है। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ प्रूव करना है कि डी ई जो है, ये जो डी ई है ये पैरेलल किसके हैं, बी सी के। क्योंकि जब ये कंडीशन तभी होगा ना जब ये ऐसा होगा। लेकिन कह रहा है कि अगर संभव हो तो मान लेते हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल नहीं है। जैसे आपने √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए ऐसा किया होगा कि मान लेते हैं √2 रैशनल है, ठीक वैसे ही हम मान लिए कि डी मान लेते हैं पैरेलल नहीं, इसलिए हमने एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया है कि इफ़ पॉसिबल लेट डी इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। तो हम मान लेते हैं कि डी जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। अब बच्चों, तो कह रहा है कि देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन थ्रू डी विच इज़ पैरेलल टू बी सी। अगर डी पैरेलल नहीं है बी सी के तो डी से एक और लाइन जा सकती है जो कि बी सी के क्या हो, पैरेलल हो। तो हमने मान लिया है कि एक दूसरी लाइन है जो कि डी से होके गुजरती है और सी को कट करती, ए सी को कट करती है कहाँ, एफ पर, जो कि क्या है, बी सी के पैरेलल है। तो हमने यहाँ मान लिया कि डी एफ पैरेलल क्या, बी सी। जब हमने कह दिया कि डी पैरेलल नहीं है तो हमने एक डी एफ लाइन ड्रॉ किया जो कि पैरेलल है किसके, बी सी के। तो हम लिखेंगे डी एफ पैरेलल बी सी। देन बाई थिल्स थ्योरम, अब जब ये पैरेलल हमने ऐसा ड्रॉ किया तो अब थिल्स थ्योरम क्या कहता है, जब किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये बाकी के दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो हमने यहाँ पे अगर लिख दिया डी एफ जो है बी सी के पैरेलल है, ये रहा बी सी, ये रहा डी एफ। अगर ये पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई क्या हो जाएगा बच्चों, एफ सी हो जाएगा, एफ बाई एफ सी। तो थिल्स थ्योरम से हमने ये कर दिया इक्वेशन 1। बट हमें ये पार्ट क्या दिया हुआ बच्चों, ये पार्ट गिवन है।
कि ए डी, लेकिन हम जानते हैं कि ए डी बाई बी डी ये बराबर है ए ई बाई ई सी के। ये पार्ट हमें क्या गिवन दिया हुआ था, ठीक है बच्चों। वो तो हमने ये कर दिया कि हम मान लेते हैं एक क्षण के लिए कि ये जो है सो नहीं विभाजित करता, तो हमने ऐसा बनाया। अब बताओ ये दोनों इक्वेशन में ये वाला पार्ट इतना बाई इतना बराबर हो जाता है एक बार ए ई बाई ई सी के, या एक बार ए एफ बाई एफ सी के। तो जब यहाँ देखो अगर इक्वेशन 1 और 2 की हम बात करेंगे तो इक्वेशन 1 में भी हमारा एल एच एस जो है ए डी बाई डी बी, और इक्वेशन 2 में भी हमारा एल एच एस ए डी बाई डी बी। जब एल एच एस बराबर हो तो आर एच एस भी क्या होता है बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। मैं ऊपर की लाइन इरेज करता हूँ बच्चों, ये तुम समझ गए होगे, उतार लो इनको, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम बात करेंगे। तो मुझे बताओ एल एच एस बराबर है दोनों का, तो आर एच एस भी बराबर होगा ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू, मुझे बताओ क्या होगी बच्चों, ई बाई ई सी होगी कि नहीं बराबर। अगर किसी भी इक्वेशन में अगर उसका एल एच एस वाला भाग किसी दूसरे इक्वेशन के एल एच एस से बराबर है, तो इस कंडीशन में उसका जो आर एच एस वाला भाग होगा उन दोनों इक्वेशन का वो भी बराबर होगा बच्चों। तो इसलिए हमने यहाँ जब ये दोनों में एल एच एस बराबर थे, इसलिए हम यहाँ पे इन दोनों के आर एच एस को क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो मैंने को उतारो, चलो बच्चों अब मैं नीचे वाले को भी इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे बताओ बच्चों, तुमने ये पढ़ा है कि LHS में अगर हम कुछ जोड़ते हैं और वही चीज़ हम RHS में भी जोड़ देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, मुझे बताओ। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ये +1 है, अगर हम इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो -1, और +1 से -1 कैंसिल आउट। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने 1 जोड़ दिया है। अब हम जब 1 जोड़ दिए तो एलसीएम ले, तो क्या आएगा बच्चों, AF प्लस FC बाई क्या आ जाएगी FC, क्योंकि एलसीएम FC होगा, 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 से FC टाइम्स, इसलिए यहाँ FC। यहाँ पे एलसीएम क्या होगी बच्चों, EC AE प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से EC टाइम्स, तो यहाँ क्या आ जाएगी EC। अब मुझे बताओ बच्चों, AF प्लस FC को क्या लिख सकते हैं, AF यहाँ से ये दूरी और प्लस FC, इन दोनों को मिला के हम AC लिख सकते हैं, AC बाई FC। और मुझे बताओ AE बाई EC क्या लिख सकते हैं, अगर A से E की बात करें और फिर E से C की, तो ये भी कितना हो जाएगा संबाबू, AC। और बाई क्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास, नीचे EC है तो EC रहना। हमने बस ऊपर वाले में ऐसा किया क्योंकि एलसीएम लेके हमें जो वैल्यू आई थी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, E बाई EC, A से लेके E तक की दूरी और E से C तक की दोनों की दूरी वो अगर हम जोड़ेंगे तो A क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। अब यहाँ देखो AC से AC क्या हो जाएगी बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बाई FC इज इक्वल टू 1 बाई EC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगी, EC इक्वल टू FC। अब मुझे बताओ EC जो दूरी है बच्चों, ये वाली दूरी, ये बराबर है FC की। ये कब संभव होगा, ये तभी संभव होगा जब E और F दोनों ही कहाँ हो, एक ही पॉइंट पर हो। यानी इसी पॉइंट पर E भी हो और इसी पॉइंट पे F भी हो, तभी ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी FC की दूरी और EC की दूरी बराबर होगी। तो समझ पा रहे हो बातों को। तो बच्चों हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे कि EC और FC तभी बराबर होंगे। ऐसे इस फिगर को देखते हुए तो ये कभी संभव नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो E पॉइंट है ये भी इसी जगह पर है। तो हम इस बात को लिख देंगे कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ E एंड F आर द सेम पॉइंट। ये तभी संभव होगा जब E और F क्या हो, सेम ही पॉइंट पर हो। तो अब जब E और F सेम ही पॉइंट पर आ जाए तो अब हम लिख सकते हैं कि हेंस DE जो होगा वो पैरेलल क्या होगा, BC के। यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी बाबा। यहाँ पे सेम रेशियो हमें दिया हुआ था, हमें यहाँ रेशियो दी हुई थी, वो तो मैंने इरेज कर दिया। यहाँ हमें रेशियो दिया हुआ था कि
कि एक लाइन जो है सो दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, आपको ये बताना है कि वो तीसरे के पैरेलल है, तो वो बात हम यहाँ पे ले आए बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलो बच्चों इनको उतारो। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।